अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही ज़िंदगी जीने का मज़ा देती है। हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रुपेश एंड वेलकम टू रुपेश एडुटेक। तो जैसा कि आप सब लोग थंबनेल देख करके पता कर लिए होंगे कि आज का लेक्चर किस टॉपिक पे होने वाला है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होने वाला है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने रिसेंटली में प्राइवेट सेक्टर में 75% जो रिजर्वेशन दिया है उसके रिगार्डिंग हमारा लेक्चर होने वाला है। तो हम समझेंगे कि क्या है इसका प्रोविज़न, ठीक है, और कैसे कैसे कानून लाया गया है, उसकी कानूनी प्रासंगिकता को देखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब समझ सकते हैं कि ये हरियाणा पहला ऐसा राज्य नहीं है जो 75% जो रिजर्वेशन को लेकर आया है। इसके पहले भी आंध्र प्रदेश ने क्या किया था कि इसी तरह का एक बिल लाया था जिस बिल को जो है कोर्ट में चुनौती दे दी गई थी, ठीक है, और मामला कोर्ट में चला गया था, ठीक है। तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये बिल आया कैसे, ठीक। तो हालांकि आप सब लोगों को पता होगा कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों की कोalition की सरकार है। जननायक जनता पार्टी से जो उप मुख्यमंत्री हैं वो दुष्यंत चौटाला हैं। इन्होंने क्या किया था, दुष्यंत चौटाला ने अपनी जो है चुनावी मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि अगर हमारी सरकार वहाँ बनती है हरियाणा में तो हम 75% जो है प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को लेकर आएंगे। तो ये तो एक चुनावी वादा था, ठीक है। तो उन्होंने ये पूरा किया, ठीक। अब आगे देखेंगे क्या ये कानूनी संगत है या नहीं है, या क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। और हरियाणा के, आप लोग हरियाणा के बारे में बता, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। वहीं अगर हरियाणा के राज्यपाल की बात की जाए तो हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य जो हैं वो हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल हैं। तो हालांकि ये बिल जो है, इस बिल का नाम सबसे पहले समझते हैं कि जो हरियाणा सरकार ने 75% जो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का जो बिल लाया है उस बिल का नाम क्या है। तो उस बिल का नाम है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020। तो हरियाणा सरकार ने जो 75% रिजर्वेशन का जो बिल लाया है उस बिल का क्या नाम है, तो उस बिल का नाम है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2020। तो ये तो बिल का नाम हो गया कि बिल का क्या नाम है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस बिल में क्या क्या प्रोविज़न्स दे रखे हैं। तो ये बिल जो है 10 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। ये बिल जो लाया गया है ये 10 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। और इस बिल में एक और प्रोविज़न है कि मान लीजिए कोई कंपनी है कि हरियाणा के किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर इस्टेब्लिश है, ठीक है, हरियाणा के किसी डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश है, तो उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा कि 10% जो रिजर्वेशन है वो सबसे पहले प्रियोरिटी देनी पड़ेगी उस डिस्ट्रिक्ट के लोकल एम्प्लॉय को, यानी कि लोकल जो नागरिक होंगे उनको प्रियोरिटी देनी पड़ेगी 10% आरक्षण। जिस डिस्ट्रिक्ट में वो कंपनी होगी, ठीक है, तो उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को जो है 10% रिजर्वेशन देना होगा उस कंपनी को। और यह बिल जो है, यह बिल जिनकी सैलरी 50,000 रुपये से जिनकी सैलरी कम है उनके ऊपर ये बिल लागू होगा। मतलब 50,000 रुपये से जिनकी सैलरी ज़्यादा है उनके ऊपर ये बिल लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ बिल के जो मोटे मोटे तौर पर कुछ जानकारियाँ थी, ठीक है।
हालांकि बीजेपी और जेजेपी ने तो अपना काम कर दिया, जननायक जनता पार्टी ने तो अपना काम कर दिया कि उन्होंने वादा किया था चुनावी मैनिफेस्टो में कि हम 75% जो रिजर्वेशन को लेकर आएंगे वो तो पूरा कर दिए। ठीक है, अब आगे क्या होगा कि विपक्ष वाले जो है इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, तो ये गवर्नमेंट क्या बोलेगी, गवर्नमेंट बोलेगी कि भैया हमने जो मैनिफेस्टो में वादा किया था उसको तो हम पूरा कर दिया, अब कोर्ट इस मामले में अड़ंगा लगा रही है तो उसमें हम क्या करें। ठीक है, तो ये सब चुनावी वादे हैं, लेकिन 100% इस बिल का जो है बिल का विरोध होगा और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर जाएगा। तो आइए, मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इस बिल से रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ हैं उनको समाहित करने की कोशिश की है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। ठीक है, पहला अगर है इसके प्रावधान क्या क्या हैं कि भाई लोकल उम्मीदवार किसको माना जाएगा। तो एक तो जो परमानेंट निवासी हैं, एक जो परमानेंट जो रेजिडेंट हैं हरियाणा के, उनको माना जाएगा। और दूसरा जो है कि हरियाणा में 15 साल कोई भी आदमी अगर रह चुका हो तो उनको भी हरियाणा का नागरिक माना जाएगा। तो ये तो हो गया प्रोविज़न कि लोकल उम्मीदवार क्या है। अगला अगर हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन फॉर्मेट में हमने बनाया है कि क्या इसका मतलब है कि सभी कंपनियों के वर्कफोर्स का 75% हरियाणा का ही होगा। तो इसका आंसर है नहीं। प्रत्येक नियोक्ता जो भी रिक्रूटर या कंपनी है उसको किसी भी पोस्ट के लिए 75% तक लोकल उम्मीदवारों को ही चुनना होगा। हालांकि 50,000 रुपये या इससे कम की सैलरी वाले पोस्ट के लिए ही यह लागू होगा। ठीक है, 50,000 से ज़्यादा जिनकी सैलरी है उस पोस्ट के लिए लागू नहीं होगा। राज्य सरकारें क्या करेगी, समय समय पर नोटिफाई करती रहेगी। उम्मीदवार जो है हरियाणा के किसी भी ज़िले का हो सकता है, लेकिन नियोक्ता को यह भी देखना होगा कि किसी एक ज़िले से 10% से ज़्यादा उम्मीदवार ना हो। मतलब एक कंडीशन रखा गया है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ये स्टेट है तो इस स्टेट से 10% से ज़्यादा उम्मीदवार जो है ना हो। ठीक है, हालांकि नियोक्ता यह भी निर्भर करेगा कि किसी ज़िले से 10% से ज़्यादा उम्मीदवार को चुन सके। ठीक है, अगला प्रोविज़न देखते हैं। अगला प्रोविज़न हमारा है कि क्या नियोक्ता 75% की इस बाध्यता से छूट प्राप्त कर सकता है। तो इसका आंसर है हाँ, लेकिन इसके लिए उन्हें एक लंबी प्रक्रिया, एक लॉन्ग प्रोसेस से गुजरना होगा। साथ ही अगर सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को लगता है कि नियोक्ता का यह अनुरोध सही है तब उन्हें 75% रिजर्वेशन की इस बाध्यता से छूट मिल जाएगी। नियोक्ता इस छूट के लिए तभी आवेदन कर सकेंगे जब किसी विशेष स्किल के लिए उनके पास पर्याप्त लोकल उम्मीदवार हो। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई अगर वेल्डिंग का काम करना है या फिर कोई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बनाना है, अगर उसके पास स्किल्ड लेबर ही ना हो तो फिर क्या होगा। तो उस कंडीशन में ये होगा कि वो कंपनी जो है वो कंपनी सबसे पहले उस लेबर को जो है स्किल्ड बनाएगी। उस लेबर को क्या बनाएगी, स्किल्ड बनाएगी, उसके बाद ही वो उससे काम लेगी। अगला है कि राज्य सरकार कैसे चेक करेगी कि कोई नियोक्ता 75% रिजर्वेशन नियम का पालन कर रहा है या नहीं। तो हर नियोक्ता को, मतलब जो भी रिक्रूटर कंपनी है उसको क्या करना पड़ेगा, 3 माह में एक रिपोर्ट जमा करनी होगी पोर्टल पर, जिसमें उस दौरान लोकल उम्मीदवारों की नियुक्ति की जानकारी देनी होगी कि किस किस उम्मीदवार को हमने कहाँ कहाँ से कौन कौन से ज़िले से जो है नियुक्त किया है। नियोक्ता द्वारा जमा किए गए इस रिपोर्ट को अधिकारियों द्वारा जांचा जाएगा। एक जो है थरोली जांच किया जाएगा। ये सब अधिकारी जो है सब डिविजनल अधिकारी के रैंक से कम नहीं होंगे। इनके पास यह अधिकार होगा कि वह नियोक्ता से किसी रिकॉर्ड, जानकारी या डॉक्यूमेंट की मांग कर सकें। मतलब इनके पास जो अधिकारी नियुक्त होंगे उनके पास यह शक्ति होगी कि नियोक्ता से, जो रिक्रूटर है उससे कोई भी डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड या जानकारी को मांग सकते हैं। उनके पास आई रिपोर्ट को ठीक से वेरीफाई किया जा सकेगा। जो भी रिपोर्ट उनके पास आएगी उसको ठीक से वेरीफाई किया जा सकेगा। इन अधिकारियों के पास एक यह भी अधिकार होगा कि वह नियोक्ता के कार्यस्थल पर जाकर रिकॉर्ड, रजिस्टर या डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं। ये शक्ति जो है इस बिल के अंतर्गत दिया गया है कि वो कार्यस्थल पर, जहाँ कंपनी है वहाँ जाकर के जो रिक्रूटर का रजिस्टर है, रिकॉर्ड है या डॉक्यूमेंट है उसको चेक कर सकते हैं। क्या गड़बड़ी होने पर नियोक्ता को दंडित किया जाएगा। तो हाँ, बिल्कुल किया जाएगा। कम से कम 10,000 रुपये का पेनाल्टी रखा गया और मैक्सिमम 2 लाख रुपये तक का जो है पेनाल्टी का प्रावधान इस बिल के अंतर्गत किया गया है। अगर नियोक्ता द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो कौन होगा इसके लिए जिम्मेदार। अगर कोई कंपनी इस एक्ट का उल्लंघन करती है तो कंपनी के सभी निदेशक, प्रबंधक, सचिव, एजेंट व अन्य अधिकारी और प्रबंधन से जुड़े व्यक्ति जिम्मेदार होंगे। हालांकि वह अगर साबित कर दे कि उल्लंघन उनकी गैर जानकारी में हुई है तो उन्हें राहत मिल सकती है। तो ये प्रोविज़न थे कि मतलब कौन जिम्मेदार होगा। ठीक है, इंडस्ट्री को
इस नियम से क्या चिंता है। हरियाणा के जो कई टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने प्राधिकरणों और सरकारी अधिकारियों के सामने इस कदम को लेकर चिंता जताई कि उनका कहना है कि यदि इंडस्ट्री के हित में नहीं होगा, ये जो बिल लाया गया है वह इंडस्ट्री के हित में नहीं है। तो जेजेपी एमएलए राम कुमार गौतम ने, हालांकि यही सरकार जो है बिल को लाई है, और उसी के एमएलए ने राम कुमार गौतम ने विधानसभा में इस बिल का विरोध भी किया। उन्होंने कहा तो यह बिल्कुल हास्यास्पद विधान तक करार दे दिया था। उनका कहना है ये कि 100% जो है ये बिल गलत है। आइए देखते हैं कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है। क्या इस कानून से भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 का उल्लंघन होगा? तो हालांकि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारतीय संविधान जो है सभी को ये स्वतंत्रता देता है कि वो किसी भी राज्य में जाकर के घूम सकता है, किसी भी राज्य में जाकर के नौकरी कर सकता है और किसी भी राज्य में रह सकता है। ठीक है, ये भारतीय संविधान हमारा स्वतंत्रता देता है। लेकिन मान लीजिए कि हालांकि इसने 75% रिजर्वेशन को दे दिया, यानी कि 25% एम्प्लॉय ही अदर स्टेट से लिए जाएंगे। तो मान लीजिए किसी ऐसे राज्य की उदाहरण को लिया जाए कि जहाँ पे कोई कारखाने ही नहीं है, जहाँ पे कोई उद्योग धंधे ही नहीं है, तो वहाँ के लोग, वहाँ के वर्कर, वहाँ के लेबर क्या करेंगे? तो ये तो मतलब टोटली जो है लोगों के साथ एक तरीके से न्याय संगत नहीं है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने भी क्या किया था, प्राइवेट सेक्टर में 75% तक रिजर्वेशन के नियम को लागू किया था। तो इस बिल को जो है क्या किया गया था, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ठीक है, उसी तरह इस कांग्रेस एमएलए बीबी बत्रा ने भी हरियाणा विधानसभा में ही ऐसा ही प्रश्न, मतलब इसके तर्क को, इनके ग्राउंड को रखा कि भाई आंध्र प्रदेश में भी तो ऐसा ही बिल आया था, उसको कानूनी रूप से असंवैधानिक करार दिया गया, उसको हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई। तो उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 16 है ये उसका उल्लंघन करता है। हालांकि गवर्नमेंट का ये तर्क है, हरियाणा गवर्नमेंट ये कहती है कि आर्टिकल 16 तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है और यह कि बिल केवल प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के लिए है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि जो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 है वो क्या है। 16 क्लॉज 3 जो है वो क्या है? तो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 है वो है क्या, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में क्या है, अवसर की समानता है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। तो इसमें प्रोविज़न ये दे रखा है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। मतलब कोई भी भेदभाव, जाति, लिंग, ठीक है, वर्ग भेदभाव, जाति समूह के आधार पर जो है उनके पास साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, सबको समान रूप से देखा जाएगा। अगला प्रोविज़न है कि इस अनुच्छेद की कोई बात संसद की कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार या उसमें से किसी के स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषय कोई अपेक्षित विहित करता है। इसका मोटे मोटे तौर पर यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा प्रोविज़न दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा प्रोविज़न मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि वो मतलब आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। मतलब प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, मतलब आरक्षण की व्यवस्था जो है कर सकती है अगर केंद्र सरकार चाहे तो। ये कुछ जानकारी थी। अब इसमें समझते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस बिल में प्रॉब्लम क्या है, इसके प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। इसके प्रॉब्लम को जो है डिस्कस करते हैं। तो पहला जो प्रॉब्लम है इसमें, पहला जो प्रॉब्लम है वो रिच वर्सेस पुअर का है। रिच वर्सेस पुअर का है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं यह बिल जो है 50,000 से ऊपर वाले जो है लोगों के जिनकी सैलरी है उसके लिए यह बिल वैध नहीं है। और दूसरा क्या है, दूसरा फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल। हालांकि महाभारत का संविधान हमें यह अनुमति देता है कि हम भारत के किसी भी राज्य में जाकर के घूम सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, वहाँ नौकरी कर सकते हैं। ये उसका प्रॉब्लम है कि फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल मतलब लोगों को घूमने की स्वतंत्रता नहीं है, ये उसका उल्लंघन करता है। तीसरा है यहाँ पे इलीगल प्रैक्टिसेस होंगे। लेबर हायरिंग में क्या होगा, लेबर हायरिंग में इलीगल प्रैक्टिसेस होंगे। हालांकि कोई लेबर ऑफिसर अगर चाहे तो ठीक है, उसको जो लेबर रिक्रूट करता है उसको ऑन पेपर ना करके ऑफ पेपर रिक्रूट करेगा। ऑफ पेपर रिक्रूट करने से जो लॉस होगा ये कि मान लीजिए एम्प्लॉय या फिर लेबर को जो EPFO या फिर PPF वगैरह की जो सुविधा मिलती है वो सुविधा से ये सब वंचित रह जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से इसमें क्या होगा, इलीगल प्रैक्टिसेस होंगे और इसको जो है
कॉन्स्टिट्यूशन में चैलेंज किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसको, इस बिल को चैलेंज किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस बिल को चैलेंज किया जा सकता है। तो ये कुछ मोटी मोटी जानकारी थी, ठीक है, जो 75% रिजर्वेशन से रिलेटेड थी, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने इस बिल को लाया है। ये बिल हालांकि विधानसभा में दिसंबर में ही पास हो गया था, लेकिन जो वहाँ के राज्यपाल हैं, राज्यपाल ने इन्होंने 2 मार्च 2021 को इस बिल पर हस्ताक्षर किया है। उसके बाद ये एक्ट बना है। वहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने 2 मार्च को इस बिल पे हस्ताक्षर किया है। उसके बाद ये कानून जो है प्रभाव में आया है। तो आई होप मेरा ये आज का लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।